अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। और इसमें हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरह होती है, थर्मो रेगुलेशन है क्या, और इसका फिनोमेना क्या है, कैसे मेंटेन करते हैं सब पूरे प्रोसेस को। और एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये सीरीज़ है जो हम फेडरल की बायोलॉजी से कवर कर रहे हैं, बट बेसिकली ये आपके सिंध की न्यू बायोलॉजी की बुक को कवर कर रहा है, ठीक है। मेरा मेन मकसद यही है कि हम फेडरल कवर करें, जिससे हमारी सिंध की न्यू बुक, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी, तो इट विल बी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस। थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होगी मैं वो टॉपिक कवर करा दूंगा। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़्यादा ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, और जितने भी टॉपिक्स वहाँ होंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं सब कुछ डिटेल में कवर कराऊँ। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये थर्मो रेगुलेशन है क्या? यार, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्म का मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब होता है हीट, और रेगुलेशन का मतलब होता है उसको मेंटेन करना या रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि यार कोई चीज़ अगर बढ़ रही है, आप उसको ना, अब लाइक उसका ये नॉर्मल लेवल है, अभी नॉर्मल लेवल से बढ़ रही है, तो आप इसको दोबारा अपने नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए इस लेवल से यहाँ तक कम करो, तो इसको कहते हैं रेगुलेशन। यानी कि आप रेगुलेट कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो बार बार, कि यार अपने ही लेवल पे रहे, ना उससे ज़्यादा बढ़े ना उससे ज़्यादा कम हो। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आप जब भी रेगुलेट करते हो ना किसी चीज़ को, तो वो परफेक्टली रेगुलेट आप नहीं कर सकते। आपको आपकी आपकी बॉडी की पूरी कोशिश होती है कि मैं परफेक्टली रेगुलेट करके रखूं, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हो जाएगा, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट तो नहीं आएगा ना। ड्रास्टिक इफेक्ट आ जाएगा तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, जिनको मैं अभी इसमें डिस्कस भी करूंगा। तो बेसिकली थर्मो रेगुलेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है ना, आप उसको मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ रेंज दैट अलाउ द सेल्स टू फंक्शन एफिशिएंटली। आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है अराउंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी के वो तमाम फिनोमेना, वो तमाम प्रोसेस जो आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इसी 37 पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उन प्रोसेस को पढ़ना। उन प्रोसेस को पढ़ के और उनको करके आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को इसी के अराउंड रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो बेसिकली इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अराउंड दिस लेवल विच अलाउ सेल और द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली। क्यों यार 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्यों? अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इससे नुकसान क्या होगा? यार देखो, हमें पता है कि हमारी बॉडी को ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है काम करने के लिए। सवाल ये पैदा होता है क्यों चाहिए होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर? रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हमारी बॉडी जो है, मैं बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बनी है बहुत ज़्यादा, और प्रोटीन्स में जो हमारी कैटलिस्ट हैं क्या हैं, वो एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स को मैं एंजाइम्स के चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ कि एंजाइम्स क्या करती हैं। एंजाइम जो होती हैं, दे नीड अ एक खास बॉडी टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर जिस पे वो काम कर सकती हैं। लेकिन अगर वो टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो एंजाइम के जो जो प्रोटीन से मिलके बनी होती है बेसिकली एंजाइम आपकी, वो डीनेचर होना शुरू हो जाती है, बिकॉज आपका प्रोटीन ज़्यादा टेम्परेचर पर सेंसिटिव होता है। अगर प्रोटीन डीनेचर होगा तो एंजाइम भी डीनेचर होंगी। डीनेचर होने का मतलब है कि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। क्या होगा, आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम इनएक्टिव होंगी, और आपकी बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक फंक्शंस को प्रॉपरली होने के लिए इन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अगर एंजाइम्स काम नहीं कर रही सही से तो मेटाबॉलिक फंक्शन सही से नहीं होंगे, और अगर मेटाबॉलिक फंक्शन सही से नहीं होंगे तो फिर आपकी बॉडी बीमारियों से भर जाएगी, और आप लिथार्जिक हो जाओगे, सुस्त हो जाओगे। कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो रहा होगा, यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करना ज़रूरी है। द बॉडी वर्क टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। अब सवाल ये पता होता है कि हमारी बॉडी करती क्या है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। यार सबसे पहला काम वो ये करती है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर हीट मौजूद है ना। फॉर एग्जाम्पल, बाहर है सर्दी, बाहर का टेम्परेचर हो गया 30, लेकिन आपकी बॉडी का है 37। हम क्या पढ़ते हैं, हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो होना क्या चाहिए, आपकी बॉडी से हीट को फ्लो करना चाहिए और वो चली जाए इन्वायरमेंट में। और अगर ऐसा होगा तो एक वक्त आएगा दोनों का टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। चलो हम फॉर एग्जांपल कहते हैं 32 दोनों का हो जाएगा, नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। बट 32 ये तो बहुत कम टेम्परेचर है, और एंजाइम बहुत कम टेम्परेचर पे भी इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कैसे करती है? ये जो हीट है ना, इस हीट को हमारी बॉडी से लॉस नहीं होने देती। ये लॉस कैसे नहीं होने देती, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। इंशाल्लाह इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मेंटेन कर कैसे रहे होते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सो
उस पर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपकी बॉडी क्या करती है, इस हीट के लॉस को ना नहीं होने देती। अगर हीट लॉस को कम करती है तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जितना था उतना ही रहता है, मेंटेन रहता है। यानी कि बॉडी जो है इस तरह फिर टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेती है ताकि जो इंटरनल टेम्परेचर है वो स्टेबल रहे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कोल्डर होगा और वार्मर देन द एंजाइम ऑप्टिमम रेंज चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट। यार होता क्या है, एंजाइम डीनेचर तो हो जाती है लेकिन डीनेचरिंग में उनकी एक्टिव साइट बेसिकली डीनेचर हो रही होती है। तो एक्टिव साइट कैसे डीनेचर हो रही होती है, उसकी शेप चेंज हो रही होती है। अगर एंजाइम की शेप चेंज हो जाए तो कोई भी सबस्ट्रेट उस पर आके बाइंड नहीं करता, और अगर सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके बाइंड नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं कराएगा, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। सो टेम्परेचर अगर कोल्डर है या वार्मर है किससे, एंजाइम की ऑप्टिमम रेंज से, तो फिर एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी और केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। सो द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज विच अलाउ बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, अब थर्मोरेगुलेशन यार दो तीन तरह से हो सकती है ना। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको ना वो दो तीन तरीके भी बताऊंगा। कह रहे अगर टेम्परेचर की बेसिस पे भाई कौन से एनिमल्स हैं टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, तो उनकी बेसिस पे हम एनिमल को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, सो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एज पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। सो क्या एनिमल अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, वो एनिमल जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि जितना उनकी टेम्परेचर रेंज है उसी के अराउंड मेंटेन कर सकते हैं, हम उनको होम्योथर्म्स कहते हैं। और वो एनिमल्स जो अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, हम उनको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। अगर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो सर्दियों में ये ठंडे हो जाएंगे और गर्मियों में गर्म हो जाएंगे। बट होम्योथर्म्स क्या करेंगे, उनका जो टेम्परेचर है उसी के अराउंड रहेंगे ये। ठीक है, रेगुलेट करते रहेंगे अपने टेम्परेचर को। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, तो फिर ये ऐसा प्रोसेस करेंगे कि बाहर की गर्मी से अंदर वाले बॉडी टेम्परेचर पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, ये होगा। सो पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते कॉन्स्टेंटली, यानी कि चेंज कर जाता है, इनका वेरी करता है टेम्परेचर। अगर सर्दी होगी तो ठंडी हो जाएगी इनकी बॉडी, गर्म होगी तो अंदर से गर्म हो जाएगी। होम्योथर्म्स आर दोज एनिमल्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली पोइकिलोथर्म्स में क्या आ जाते हैं, सारे नॉन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, फिशेज आ जाती हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। क्या ये याद रखना है आपने, ऑल द नॉन वर्टिब्रेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये आते हैं पोइकिलोथर्म्स में। दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो लिमिट यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। भाई देखो ये बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं कर सकते, जब किसके जरिए, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए। वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या हैं मैं उनको आगे डिस्कस करूंगा, बल्कि एक काम करता हूँ मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ ताकि ना आगे इंशाल्लाह जो भी हम रीड करेंगे उसमें मसला नहीं होगा। यार फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स वो हैं जो आपकी बॉडी इंटरनली करेगी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है यार, बॉडी के अपने मैकेनिज्म है कि बॉडी उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है। अब दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल बाहर है सर्दी, बाहर का सर्दी है, टेम्परेचर है कम, बॉडी का टेम्परेचर है 37। ठीक है, ये मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं तो कैसे करते हैं। अगर बाहर हमारी बॉडी 37 है और बाहर है सर्दी, अब होना क्या चाहिए, हमारी बॉडी से टेम्परेचर बाहर जाएगा क्योंकि टेम्परेचर जाता है फ्रॉम हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। बट हमारी बॉडी पता क्या करती है, हमारी स्किन है, समझो ये स्किन है। ठीक है, स्किन के ऊपर सबसे पहली बात कि ये कुछ यहाँ पे हेयर्स भी मौजूद होते हैं, स्किन के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे इसकी जब सर्दी लगती है ना तो हमारे जो हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हेयर्स इरेक्ट होने का मतलब भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। पहले ये स्किन थी, हमारे बाल इस तरह लेटे हुए थे, बट अगर आपको सर्दी लगे तो क्या होता है, आपके बाल खड़े हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा जब आपकी बॉडी शिवर कर रही होती है ना तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं सर्दी लगने की वजह से। तो जो बाल खड़े हो जाते हैं उससे क्या होता है यार, उनके बीच में ना यहाँ पर वो आपकी एयर ट्रैप हो जाती है। और याद रखना एयर जो है इट इज़ अ इंसुलेटर। एयर जो है वो बॉडी की हीट को फ्लो नहीं करने देगी अंदर से बाहर। अगर एयर जो है वो एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करेगी जो इन हेयर्स के बीच में आ जाएगी, और वो क्या करेगी, बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर को बाहर नहीं निकलने देगी। तो एक काम क्या होगा कि सर्दी जब लगेगी तो हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, जब इरेक्ट हो जाते हैं तो क्या बॉडी की जो हीट है बाहर फ्लो नहीं कर सकती। जब बाहर फ्लो नहीं कर सकती तो बाहर चाहे सर्दी हो बट अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना था उतना ही रहेगा। और अगर बाहर गर्मी हो तो फिर क्या होगा, उल्टा काम होगा। वो क्या होगा, बाल सारे लेट जाएंगे, बाल लेट जाएंगे तो इंसुलेटिंग लेयर नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल बाहर है टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही ठीक है, तो आपको क्या करना होता है,
अब अगर बाहर ज़्यादा है तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा, तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है ना। अगर गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है तो आप क्या चाहते हो यार, आपकी बॉडी की हीट बाहर निकलती रहे, ताकि जो अंदर वाली हीट है थोड़ी वो नॉर्मल लिमिट पर है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, जब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो बाहर यानी कि गर्मी हो, तो आप अपनी बॉडी से हीट को लॉस करवाते हो। अगर बाहर ज़्यादा गर्मी हो तो आप अपनी बॉडी से हीट को लॉस करवाते हो। तो हीट जो है आपकी स्किन से बाहर फ्लो करती है। कैसे फ्लो करती है, बिकॉज हेयर जो पहले इरेक्ट थे अब वो लेट जाते हैं। अब लेट जाते हैं तो एयर ट्रैप नहीं होती, एयर ट्रैप नहीं होती तो इंसुलेटिंग इफेक्ट नहीं होता, और अगर इंसुलेटिंग इफेक्ट नहीं होता तो हीट लॉस हो जाती है। सो हम सर्दी में हीट लॉस को बचाएंगे, हीट लॉस नहीं करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इरेक्शन ऑफ हेयर्स। ठीक है। और हेयर कैसे इरेक्ट होते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पाइलो इरेक्टर मसल्स। पाइलो इरेक्टर मसल नाम है, ये याद रखना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी, इसी में आएगा इसका जिक्र रीडिंग के दौरान। बट पाइलो इरेक्टर मसल्स होती हैं जो आपके हेयर्स पे मौजूद होती हैं, और वो क्या करती हैं, आपके बालों को स्ट्रेट कर देती हैं, स्किन के हेयर्स को। सो एक तो तरीका ये हो गया कि बाल खड़े हो रहे हैं या लेट रहे हैं। इसके साथ साथ एक और तरीका है, वो है ब्लड वेसल्स। आपके ब्लड वेसल्स हैं, अब पता है नॉर्मली क्या होता है, मैं ये हीट लॉस की बात तो कर रहा हूँ, लेकिन हीट जो है बेसिकली आपका जो ब्लड है, उस ब्लड के फ्लो करने की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है। सो ये है आपकी स्किन और ये है नीचे ब्लड वेसल, उसमें ये ब्लड वेसल है और ये स्किन है। तो बेसिकली जब आपको ना हीट लॉस करनी होती है, लाइक अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको गर्मी लग रही है, तो आप क्या करते हो, अपनी बॉडी से हीट को लॉस करवाते हो। अगर आप बॉडी को हीट लॉस करवाना चाह रहे हो तो आप क्या चाहोगे यार, आप चाहोगे कि आपकी बॉडी की और जो हीट है बेसिकली वो आपके ब्लड की वजह से है। ठीक है, जितनी भी हीट है आपकी गर्मी है वो आप देखोगे, जो एक तो खैर फीवर होता है कि इसमें पूरी बॉडी ऊपर भी गर्म हो रही होती है, बट नॉर्मली जो आपको गर्मी लग रही होती है वो अंदर से गर्मी लग रही होती है, वो बेसिकली आपकी ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब आपने क्या करना है, ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, तो आपने ब्लड की जो हीट है उसको लॉस करवाना है। तो ब्लड की हीट आप लॉस करवाना चाहोगे तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के करीब आए। जब स्किन के करीब आएगा तो वो स्किन की सरफेस से वो हीट लॉस हो जाएगी विदाउट इरेक्शन ऑफ हेयर। तो यही काम होता है कि जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है बाहर, वार्मर कंडीशन होती हैं, तो आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर जाती हैं। इसको कहते हैं वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन यानी कि वेसल्स का डायलेट होना। अगर आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, वेजो डायलेशन होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपकी स्किन के करीब से फ्लो करेगा, आपकी स्किन की सरफेस से फ्लो करेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपकी स्किन की सरफेस से फ्लो करेगा तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो सकती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और क्या होता है गर्मी में, अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी बॉडी स्वेटिंग का फिनोमेना करती है, आपको स्वेटिंग होती है। जब स्वेट वगैरह निकलता है तो उससे क्या होता है, याद रखना, स्वेटिंग इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। स्वेटिंग इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। जितनी भी गर्मी होती है आपकी बेसिकली वो स्वेट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। आप आपके ठीक है, जितनी भी गर्मी होती है वो स्वेट की फॉर्म में आपकी स्किन में निकल जाती है। और जब स्वेट क्या है, एक वाटर के वेपर्स हैं जो आपकी बॉडी से निकल रहे हैं। और हमने ये पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में कि जो वाटर होता है उसके अंदर खास एबिलिटी होती है कि वो हल्का सा वाटर आपकी स्किन से बाहर निकले ना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को वो बैलेंस कर देता है। तो यही है कि जब स्वेटिंग होती है आपको तो हल्का सा स्वेट भी आएगा ना, आपको हल्का सा पसीना भी आएगा, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा गर्मी के मुकाबले में, यानी कि आपको कम गर्मी लगेगी। ठीक है, आप बोलोगे पसीने आ रहे हैं गर्मी लग रही है, बट बेसिकली वो पसीने इसलिए आ रहे हैं ताकि आपकी गर्मी अंदर से आपकी गर्मी मेंटेन हो जाए, अंदर से आपको गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से क्या होता है कि जब वाटर लॉस होता है आपकी बॉडी से तो अपने साथ वो हीट को भी ले जाता है। हल्का सा वाटर लॉस होगा और हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगी। जब भी वाटर लॉस होता है एवोपरेशन की फॉर्म में, स्वेटिंग क्या है, इट इज़ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम योर स्किन। तो बेसिकली जब स्वेटिंग होगी तो जो पानी निकलेगा यानी स्वेट निकलेगा आपकी बॉडी से, वो क्या करेगा, अपने साथ हीट को भी ले जाएगा। सो हल्का सा स्वेट और बहुत ज़्यादा हीट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि स्वेटिंग के जरिए भी गर्मी हो तो स्वेटिंग करते हो ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो गर्मी में आप क्या क्या काम करते हो, सबसे पहले वेजो डायलेशन करते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो स्किन के करीब हो और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो। आप हेयर्स को लिटा देते हो, ठीक है, ताकि एयर की इंसुलेटिंग लेयर ना आए और जितनी भी बॉडी का लॉस है टेम्परेचर का वो हो सके। और क्या काम करते हो, स्वेटिंग वगैरह करते हो ताकि आपका जो पसीने के जरिए आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो बाहर निकल जाए और अंदर से हीट लॉस हो जाए और आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लिमिट में रहे। तो ठीक है, ये थर्मो रेगुलेशन होता है। और सर्दी में क्या करते हो, एयर ट्रैप तो कर लेते हो, ठीक है, और क्या काम करते हो, लेट मी रेज दिस फर्स्ट। ठीक है, आप गर्मी में तो ये काम कर रहे हो कि भाई आप गर्मी में क्या काम कर रहे हो, आप वेसल्स को डायलेट कर रहे हो, ये वेसल्स की डायलेशन है। ठीक है, यानी वेसल्स बड़ी हो गई हैं साइज में। इसके साथ साथ जो बाल हैं उनको आप लिटा देते हो। और क्या काम करते हो, स्वेटिंग वगैरह करवाते हो। सर्दी में क्या काम करवाते हो, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हो। अब देखो बाहर वैसे ही ठंड है,
जब बाहर ठंड है तो आप नहीं चाहते कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बाहर चला जाए, क्योंकि आपको वैसे ही गर्मी, बाहर सर्दी है। जब बाहर सर्दी है तो आपको अपने अंदर से ही खुद को गर्म रखना होता है। तो आप क्या करते हो, अगर ये स्किन की लेयर है और ये है ब्लड वेसल, तो आप ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देते हो। इसको कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वहाँ वेजो डायलेशन हो रही थी, वेजो डायलेशन का फिनोमेना था। यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना होता है। बेसिकली ये आगे का टॉपिक है, बट मैं यही सब कुछ कवर करा रहा हूँ ताकि बेस बन जाए और आपको जो मैं पोइकिलोथम्स वगैरह बताऊंगा उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये बॉडी, ये जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ ये है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो बॉडी अब खुद कर रही है ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करे, रेगुलेट करे। तो आपको जब सर्दी लगेगी तो क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इससे क्या होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो आपके स्किन के करीब नहीं होगा। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो आपके स्किन के करीब नहीं होगा तो आपका अंदर वाला टेम्परेचर ज़्यादा बाहर लॉस नहीं होगा। जब अंदर वाला टेम्परेचर बाहर ज़्यादा लॉस नहीं होगा तो चाहे बाहर सर्दी हो, आपकी बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बिकॉज जितना था उतना ही है, लॉस नहीं हो रही। और क्या होगा, आपकी पाइलो इरेक्टर मसल्स, पाइलो इरेक्टर मसल्स क्या होती हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं उनकी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। पाइलो इरेक्टर मसल्स आर स्मूथ मसल्स। तो पाइलो इरेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और आपके हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं, उनकी वजह से बीच में एयर ट्रैप हो जाती है जो एक इंसुलेटिंग लेयर के तौर पे काम करती है और आपकी बॉडी की अंदर हीट को बाहर लॉस नहीं होने देती। और क्या काम होता है, स्वेटिंग का फिनोमेना नहीं होता, लेकिन होता क्या है, शिवरिंग का फिनोमेना होता है। शिवरिंग, शिवरिंग क्या होती है, आपकी बॉडी में थोड़ी वाइब्रेशन टाइप होती है। जब आप शिवर करते हो, शिवरिंग क्यों हो रही होती है, बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, आपकी बॉडी के मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं तो उन मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, आपकी स्केलेटल मसल्स, आपकी बॉडी के मसल्स, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट पैदा होती है। याद रखना, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं हीट पैदा होती है। देखो यही तो वजह है ना कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो पसीना ज़्यादा आता है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हीट लॉस ज़्यादा होती है। जब हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जब हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो फिर चाहे आप बाहर जितनी भी ठंड हो, आपके अंदर से तो हीट पैदा हो रही है ना। जब अंदर से हीट पैदा हो रही है वो आपके अंदर वाले टेम्परेचर को ज़्यादा कम नहीं होने दे रही, बल्कि वो उसी 37 के अराउंड ही मेंटेन कर रही होती है। तो ये प्रोसेस होते हैं। अब देखो, वो एनिमल्स जो इन प्रोसेस को, ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, जो इन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, हम उनको कहते हैं होम्योथम्स। उनको क्या कहते हैं, होम्योथम्स। और अगर वो एनिमल जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, पोइकिलोथम्स। ठीक है, पोइकिलोथम। तो सवाल ये पैदा होता है भाई, होम्योथम्स और पोइकिलोथम्स क्यों है यार। होम्योथम्स होम्योथम्स इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी बॉडी इंटरनली ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकती है। होम्योथम्स क्या होते हैं, वो एनिमल जिनकी बॉडी इंटरनली ये हीट जनरेट कर सकती है। कैसे, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी एटीपी वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, जितना भी खाना आप यूटिलाइज करके एनर्जी पैदा कर रहे हो, जितनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है ना एटीपी, उसके साथ उतनी ज़्यादा हीट भी पैदा होती है। जितना ज़्यादा आपके मेटाबॉलिज्म का रेट ज़्यादा होगा, जितना भी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा हीट पैदा होती है और आप टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। तो आपको सर्दियों में आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा हीट पैदा हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे, और गर्मियों में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है ताकि ज़्यादा ज़्यादा हीट पैदा ना हो, बिकॉज वैसे ही बहुत गर्मी है। ठीक है, तो होम्योथर्म्स आर दोज एनिमल जो इंटरनली इतनी हीट जनरेट कर सकते हैं कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करें, और पोइकिलोथर्म्स वो होते हैं कि उनकी बॉडी इंटरनली ना ये सारी हीट इतनी पैदा नहीं कर सकती, तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स के जरिए इनकी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, इसीलिए हम इनको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, आप चलें रीड करते हैं और इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। तो एनिमल को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वेदर दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली और नॉट। दे आर क्लासिफाइड एज पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और डिफरेंस भी दो दो। पोइकिलोथर्म्स आर ऑल नॉन वर्टिब्रेट। पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ये नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें फिशेस भी आ जाती हैं, एम्फीबियंस भी, रेप्टाइल्स भी। दे आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। इन मैकेनिज्म्स के जरिए जो मैंने ऊपर बताए आपको, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स थे, ठीक है, उनके जरिए वो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम उनको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। होम्योथर्म्स आर बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं, याद रखना, बी एम होम्योथर्म्स, बी एम होम्योथर्म्स। तो होम्योथर्म्स आके आपके बेसिकली बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं विच आर एबल टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। भाई होम्योथर्म्स आर दोज एनिमल जो इन मैकेनिज्म्स के जरिए अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ओके इसके साथ साथ एनिमल्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट एज एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म। अब देखो, हमने पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स का जिक्र किया कि वो एनिमल जो अपनी हीट को, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, होम्योथर्म्स। और जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते, हम उनको
पोइकिलोथर्म्स कह रहे थे इसके साथ साथ अब ये जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसके लिए आपको हीट कभी पैदा करनी भी पड़ेगी और हीट कभी पैदा नहीं भी करनी पड़ेगी। तो ऑन द बेसिस के क्या बॉडी जो है जो हीट ले रही है, बॉडी इंटरनली जो बॉडी हीट ले रही है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो कहाँ से ले रही है, इसकी बेसिस पे एनिमल को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स। ठीक है, एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ बॉडी हीट एज एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स के क्या वो एक्टोथर्म्स हैं या एंडोथर्म्स हैं। सो एक्टोथर्म्स एनिमल क्या होते हैं, एक्टोथर्म्स एनिमल वो होते हैं विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। इनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो होती है बट लो लेवल पे होता है, इनका बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म से हीट पैदा होती है वो कम पैदा होती है। तो एक्टो का मतलब होता है बाहर, एक्टो यानी एक्सटर्नल, थर्म यानी हीट। वो एनिमल जो हीट एक्सटर्नली लेते हैं, बाहर से लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट लो लेवल पे जनरेट करती है, ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करती, तो उन्हें अपनी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर के टेम्परेचर की मदद लेनी पड़ती है। तो एक्टोथर्म्स आर दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल। उनकी मेटाबॉलिक रेट लो होता है तो हीट भी लो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन अंदर वाली हीट से नहीं कर सकते। सो दे एक्सचेंज द हीट क्विकली विद इन्वायरमेंट, दैट इज यानी कि एक्टोथर्म्स वो होते हैं जो बाहर वाली हीट को अपने साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो क्या कहा मैंने, एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो मेटाबॉलिक रेट उनका लो होता है, जब मेटाबॉलिक रेट लो होता है तो उनकी जो हीट जनरेट होती है वो भी लो होती है। जो हीट जनरेट होती है, अगर अंदर वाली हीट जनरेट जो हो रही है वो लो है, तो उन्हें बाहर से हीट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि दैट इज दे गेट देयर हीट एंड दैट इज दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बाय quickly exchanging with the environment. They rely on the heat which is derived from the environment to raise their body temperature. अपने body temperature बढ़ाने के लिए ये बाहर से heat को लेते हैं। Example are invertebrate, fishes, amphibians and reptile. Basically जो poikilothर्म्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्टोथर्म्स के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी अंदर से इतनी हीट पैदा नहीं कर रही। ठीक है, इसके साथ साथ एंडोथर्म्स वो होते हैं विच प्रोड्यूस दियर ऑन बॉडी टेम्परेचर। एंडोथर्म्स वो एनिमल हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही प्रोड्यूस करते हैं अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट के जरिए या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो मैंने ऊपर पढ़ा है। तो एंडोथर्म्स एनिमल प्रोड्यूस दियर ऑन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन मसल्स और बाय एक्शन ऑफ हार्मोन विच इंक्रीज दियर मेटाबॉलिक रेट। तो एंडोथर्म्स आर दोज एनिमल्स जो इंटरनली अपनी बॉडी का ऑन हीट खुद ही पैदा करते हैं बाय एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस हो रहा होता है उससे हीट एटीपी तो पैदा होती ही होती है, बट साथ साथ आपको हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आपके एंडोथर्म्स, एंडो का मतलब है इंटरनली, थम्स यानी हीट, ऐसे एनिमल जो इंटरनल हीट इंटरनली ही पैदा कर सकते हैं यूजिंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ इनकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होती हैं, और ये मैं चैप्टर 3 की जो वीडियोस हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जब आप चैप्टर 3 पे आएंगे तो आप पढ़ लेंगे कि आपका हार्मोन होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा लेता है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, एंडोथर्म्स में आपके बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। पता है क्या होता है, अब आपने सिर्फ ये रट्टा नहीं लगाना कि एक्टोथर्म्स हमेशा पोइकिलोथर्म्स होंगे और जो एंडोथर्म्स हैं वो हमेशा होम्योथर्म्स होंगे। वेरिएशंस होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, और इसको मैं आपको एक काम करता हूँ, शो करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। ओके, सो मैं बात कर रहा था चार्ट की, और यहाँ पर चार्ट है। देखो, होम्योथर्म्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादा बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो एंडोथर्म होते हैं, यानी कि अब होम्योथर्म्स दो तरह के हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं, एक्टोथर्मिक भी। यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन कर रहे हैं बट इंटरनली भी अपनी हीट प्रोड्यूस करके भी, और एक्टोथर्मिक भी, बट ज़्यादातर एक्टोथर्मिक नहीं होते। ठीक है, कुछ कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं, खास तौर पर डायनासोर्स वगैरह, जो होम्योथर्म्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बाहर से तो हीट ले रहे हैं बट अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कॉन्स्टेंटली। ठीक है, याद रखना है कि बाहर चाहे सर्दी भी होगी बट ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है उनको मेंटेन कर लेंगे। होम्योथर्म्स हैं ही क्या यार, होम्योथर्म्स तो वही एनिमल है ना जो अपना बॉडी टेम्परेचर अपनी नैरो लिमिट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो होम्योथर्म्स ज़्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, अगर पेपर में एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक लिखा हो और होम्योथर्म हो तो होम्योथर्म को आप एंडोथर्मिक के साथ मिला लेना। ठीक है, बट हाँ हमेशा एक्सेप्शंस तो होती हैं। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी हैं जो होम्योथर्म्स होते हैं, वो एक्टोथर्मिक हैं, यानी कि बाहर से हीट तो हासिल कर रहे हैं बट हैं फिर भी वो होम्योथर्म्स, बिकॉज बाहर से हीट हासिल करके अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। बट पोइकिलोथर्म्स क्या है, पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर नैरो लिमिट में मेंटेन नहीं करते, यानी कि अगर सर्दियां होगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। अगर गर्मियाँ होंगी तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इनमें कौन आते हैं, इनमें बेसिकली आपके आ जाते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट अलाउ देयर बॉडी टेम्परेचर टू वेरी ड्यूरिंग सर्टेन टाइम। कुछ बर्ड्स और कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो पोइकिलोथर्म वगैरह करते हैं, यानी कि हाइबरनेशन करते हैं। जो फ्रॉग हो गई आपकी, वो एम्फीबियन है बट वो हाइबरनेट करती है। बट बेसिकली जो आपके पोइकिलोथर्म्स होते हैं ना, वो एक्टोथर्मिक होते हैं। ठीक है, तो ये मैं चार सिर्फ एक एक्सेप्शन दिखाने के लिए कर रहा था। आपने इसको ज़्यादा जहन में बिठाना नहीं है, बट हाँ इतना याद रखना कि होम्योथर्म्स कैन नेवर ऑलवेज बी एंडोथर्म। कुछ एक्टोथर्म भी होते हैं जिनमें आपके ट्रॉपिकल रेप्टाइल्स आ जाते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं ना, ऐसे रेप्टाइल्स जो कि लाइक वहाँ रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो या ज़्यादा सर्दी हो, तो अपनी बॉडी टेम्परेचर वो उस इतना ज़्यादा वो वेरी नहीं करते। अगर वो अंटार्कटिक ओशन वगैरह में रहते हैं या अंटार्कटिका रीजन में रहते हैं तो वहाँ बहुत सर्दी होगी, तो अपनी बॉडी टेम्परेचर को ये कम ही रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो होम्योथर्म्स कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि ये हीट फिर भी बाहर से हासिल करके करते हैं, तो इसीलिए हम इनको होम्योथर्म्स तो कहते हैं, साथ में एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। बट पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर नैरो लिमिट में मेंटेन नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं। तो इससे पहले कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, आई एम स्किपिंग दिस, और मैं आपको कुछ डिफरेंसेस दिखा देता हूँ ताकि आप ये याद रख लो। ठीक है, और ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने इसी चीज़ को याद रखना है। ठीक है, वेट अ सेकेंड, ये स्लाइड खुल जाए। ओके, ये पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो रिलेटिवली वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर रखते हैं, यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं पोइकिलोथर्म्स। ठीक है, एंड दे गेट हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और ये पोइकिलोथर्म्स ज़्यादातर, मैंने एक्सेप्शन बता दी, बट ज़्यादातर ये हीट एक्सटर्नली ही हासिल करते हैं, इसलिए हम पोइकिलोथर्म्स को एक्टोथर्म्स भी कहते हैं। फिशेस आ जाती हैं इनमें, सारे इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये एग्जांपल आपने याद रखनी है। और होम्योथर्म्स क्या है, वो एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। और कैसे, दे रेगुलेट दियर बॉडी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अपना बॉडी रेगुलेटर खुद ही रेगुलेट करते हैं, खुद ही मेंटेन करते हैं। गेट हीट फ्रॉम द बॉडी, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे थे, ये बॉडी से। बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। तो मैंने कहा था ना आपको दो दो तीन तीन डिफरेंस याद करने हैं, वो यहाँ से आप याद कर लें, इंशाल्लाह इट विल कवर एवरीथिंग। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, और जिसमें हमने बेसिकली इसको इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, बट इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा मैंने, बेसिकली सारा आगे वाला टॉपिक भी कवर करा दिया है। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना उसको मैं सिर्फ एक रीड कर लूँगा और यू गाइज विल गेट ईच एंड एवरीथिंग जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है, कि कैसे वो टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रिस्पॉन्स बॉडी करती है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो लॉन्ग के क्वेश्चन में आता है हर साल। इसको बेसिकली थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है ना, इसको हम थर्मोजेनेसिस भी कहते हैं। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट वगैरह पैदा करना और हीट मेंटेन करना। तो थर्मोरेगुलेशन जो है वो थर्मोजेनेसिस के जरिए भी हो सकती है, कि हीट आप पैदा कर रहे हो। तो हीट पैदा कैसे कर रहे हो, आप बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म के जरिए भी करते हो। तो वो सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कि जो मैंने शुरू में इतना लंबा बताया था ना कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या हैं, वही फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स बेसिकली हम इस थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज इन मैन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।